मेरा नाम हफ्सा है और मेरी उम्र 21 साल है। जब मैं दुल्हन बन गई थी तो वह दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत दिन था। हम दो बहनें थीं, हमारा कोई भाई नहीं था। बहुत ही दुआओं के बाद मेरे बाप को एक औलाद हुई थी, इसलिए वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ को पूरा करना अपना फ़र्ज समझते थे। अगर कभी हमसे कोई गलती भी हो जाती तो भी हमें सज़ा नहीं मिलती थी, बल्कि अम्मी प्यार से मना करती या फिर हंस दिया करती थी। अम्मी अब्बू हम दोनों बहनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हम दोनों की शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। कोई भी देखकर यह नहीं कहता था कि हम दोनों सगी बहनें हैं। मेरी बहन मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थी। अक्सर मुझे उससे जलन होती थी, लेकिन मैंने यह बात सब्र शुक्र करके बर्दाश्त कर ली कि वह मेरी बहन है। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, अगर थोड़ा कम ही हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। खानदान में से हमारे भी बहुत सारे रिश्ते आ चुके थे, लेकिन हम रिश्ते पर अम्मी यह कह देती थी कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। अम्मी हमें पढ़ा लिखा कर प्रोफेसर बनाना चाहती थी। सोफिया पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अब्बू चाहते थे कि वह प्रोफेसर बने। सोफिया ने भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था, तो घर में बहुत कम आया करती थी। मैं जब कभी उदास होती तो उसकी याद आती तो वही मिलने उसे चली जाती। मेरी उससे बहुत कम बात होती थी। उसको रोक टोक करने का बहुत शौक था। जब भी उसका घर का चक्कर लगाता तो वह मुझ पर बहुत सी पाबंदियां लगा कर जाती, जिस पर मैं गुस्सा करती थी। जब से घर आ जाती तो मम्मी सोफिया सोफिया करते न थकती थी। मुझे इस बात से चिढ़ती कि वह एक बेटी के आते ही दूसरी बेटी को भूल जाती है, मगर अब्बू मुझे समझा देते कि बेटा कुछ नहीं होता है, वह तुम्हारी बहन है और तुम तो यह बात जानती हो कि वह बहुत कम आती है, हर वक्त पढ़ती रहती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन प्रोफेसर बन रही है। मुझे शुरू से ही पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, ना ही कभी अम्मी अब्बू ने सख्ती की थी। इन्होंने घर का आज़ाद माहौल रखा था, जिसका मैं पूरा फ़ायदा उठाती थी। सोफिया को मुझसे बहुत जलन होती थी, मगर मैं फिर भी उसको किसी भी बात में न लाती थी। मेरे दोस्त ने सिलाई सेंटर के बारे में बताया तो मेरे अंदर सिलाई सीखने का नया शौक पैदा हो गया। जब मम्मी ने पूछा तो पहले उन्होंने मना कर दिया, मगर मेरे शौक को देखते हुए फिर इजाज़त दे दी। मैं रोज़ अपनी दोस्त के साथ सिलाई सेंटर पर जाती थी। वहाँ और भी लड़कियाँ सिलाई सीखने आती थीं। इनमें से एक लड़की नोरा के साथ मेरी दोस्ती हो गई। नोरा एक अमीर घराने से थी। उसका भाई एक लंबी गाड़ी में लेने और छोड़ने आता था। एक दिन नोरा ने मुझे अपने भाई से मिलवा दिया। उससे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रोज़ नोरा का भाई मेरा हाल चाल पूछता। अगर किसी दिन धूप ज़्यादा होती तो वो मुझे छोड़ने घर भी आ जाया करता था। अम्मी ने उस लड़की को देखकर कहा कि शरीफ घराने की लड़कियाँ ऐसा नहीं करती। मुझे सिलाई सीखने और आने जाने का कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए एक गाड़ी लगवा देती हूँ। मगर रोज रोज इस लड़के के साथ आना जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं। नोरा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और वह लोग अपने भाई के लिए रिश्ता देख रही थी। नोरा की बड़ी बहन पहले से ही शादीशुदा थी और वह अमेरिका में रहती थी, जबकि नोरा के अपने खाला के यहाँ से बात पक्की थी। इनका बाप पहले एक रोड हादसे में मर चुका था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे नोरा का भाई दानियाल मुझे पसंद करता है। कई दिन से तो मैं इस बात का नोट कर रही थी, लेकिन आखिर वह दिन भी आ गया था जब दानियाल ने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वह मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, मगर वह कहने लगा कि तुम चाहे जैसे भी अपने घर वालों से बात करो, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। अम्मी अब्बू से बात करते हुए कभी भी झिझक महसूस नहीं की हुई थी, मगर अब यह बात ऐसी थी कि मुझे कहते हुए भी नहीं अच्छी लगती थी। सोफिया छुट्टी के सिलसिले में घर आई थी तो तभी मैंने मौका देखकर अपनी बहन से बात कह डाली। हो सकता है कि वह मेरी कोई मदद करे। सोफिया ने मुझे कोई जवाब न दिया, लेकिन 2 दिन बाद अम्मी और अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर सारा मामला पूछा और मैंने साफ साफ पूरी बात अम्मी को बता दी और साथ में रोना शुरू कर दिया कि अगर मुझे शादी करनी है तो दानियाल से ही करनी है। अच्छा लड़का है। अब्बू ने दानियाल का एड्रेस और पता अच्छे से मालूम करके मैं दुआ करती रही कि यह रिश्ता उन्हें पसंद आ जाए। मैं नहीं जानती थी कि सोफिया ने बात किस अंदाज से मैं की थी। अलबत्ता बात तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन इस बात की बात से मेरी बहन से कुछ मेल मिलाप होने का न था। अब्बू को यह रिश्ता पसंद आ गया था और इस तरह से मेरी शादी दानियाल से हो गई थी। शादी में बहुत सी रुकावटें पड़ी थी, क्योंकि मेरे बुआ का बेटा मुझे पसंद करता था और बचपन में मेरी उसकी बात हुई थी, लेकिन दानियाल के आने के बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। मेरा पति मुझसे मोहब्बत करता था। अम्मी मुझसे रूठ गई थी।
मैं अपने घर में खुश भी थी। तभी अचानक एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे घर में आग लग गई। मैं दानियाल को बगैर बताए अपने घर की ओर भागी, मगर वहां आकर देखा तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था। मुझे अम्मी अब्बू की फिक्र थी, वह खैरियत से हों। पूरे गांव के लोग जमा हो चुके थे। मैंने बारी बारी से सबसे पूछा कि मेरे माँ बाप को किसी ने निकालते देखा है क्या, मगर किसी को भी उनके बारे में नहीं पता था। दानियाल पुलिस को लेकर वहां पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद एक कयामत बनकर मुझ पर टूटी कि मेरे माँ बाप घर में ही जल चुके हैं। यह आग कब लगी थी यह कोई नहीं जानता था, मगर दिन के उजाले में हमारी खुशियाँ गम में बदल गई थी। अम्मी अब्बू के गुजरने के बाद मैं तो अपने घर में मसरूफ हो गई थी, लेकिन सोफिया बहुत अकेली हो गई थी। तभी मैंने कुछ सोच समझकर दानियाल से बात की कि हमें क्यों ना बाहर चले जाएं। वैसे भी आपका कारोबार वहीं है और सोफिया भी पाकिस्तान में उठ चुकी है। अम्मी अब्बू के गुजरने के बाद मैं सोफिया को अपने घर ले आई थी। दानियाल को मेरी बात कुछ हद तक ठीक लगी थी। वह अक्सर उसका जी बहलाने के लिए, घुमाने के लिए बाहर चले जाया करते थे। मैं तो उसकी भी शादी करना चाहती थी, लेकिन दानियाल ने मुझे मना कर दिया कि अभी वह पढ़ रही है, उसके बाद तुम खुद सोचना। उसको अपने अम्मी अब्बू का ख्वाब पूरा करने दो। उसकी भी बात कुछ हद तक ठीक थी। दानियाल हम दोनों के वीजे के लिए अप्लाई कर चुके थे। कुदरत ऐसी मेहरबान हुई कि 2 महीने बाद ही वीजा लग गया और हम तीनों ही बाहर निकल आए थे। सोफिया ने यहाँ आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। दानियाल ने उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था। मुझे सोफिया के स्कूल का माहौल पसंद नहीं था। मैं उसे बहुत समझाती थी, लेकिन दानियाल मुझे न जाने कैसे कैसे खिताब देते। मुझे बहुत बुरा लगता था। उसकी वजह यह थी कि वह मुझे सोफिया के आगे ही बेइज्जत करने लगते थे। एक दिन मैंने आधी रात को उठकर देखा तो दानियाल सोफिया के कमरे में थे, जिसे देखकर मेरी रंगत फीली पड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा था और मुझे पता चल गया था कि मेरा पति मेरी बहन में दिलचस्पी लेने लगा है। मैं उससे लड़ती रहती थी और उसने एक दिन गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दिया था और कहा कि यहाँ से चली जाओ। मेरा पति अपना इरादा पक्का कर लिया था। सोफिया की अभी पढ़ाई चल रही थी, उसका कोई मसला नहीं था, लेकिन मेरा वीजा 3 माह बाद खत्म हो जाना था। मैं पति को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अब उसके साथ नहीं रह सकती थी। तलाक देने के बाद मेरे पति को यह एहसास हुआ कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। एक बार फिर सोफिया ने अपने हुस्न के जरिए मेरे अच्छे खासे घर को तबाह कर दिया था। मैं बहुत परेशान थी और दानियाल से बहुत मिन्नतें की कि किसी भी तरह से मुझसे दोबारा शादी कर ले। उसने मुझे परदेश में तनहा छोड़ दिया था। वह मेरी बहन को भी रखना चाहता था, लेकिन मुझसे दोबारा भी शादी का ख्वाहिशमंद था। यह बात जानने के बावजूद कि एक मर्द की निकाह में 2 बहनें नहीं आ सकती, शायद यह परदेश ही था जहां पति आकर के सारे रीति रिवाज को भूल चुका था। मैं तलाक के बाद बेहद बीमार पड़ गई थी। परदेश में मेरी एक दोस्त बन गई थी। जब उसको मेरे तलाक के बारे में मालूम हुआ तो उसने कहा कि अगर तुम प्रेग्नेंट होती तो यह तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुम एक काम करो कि किसी भी तरह से प्रेग्नेंट हो जाओ, फिर यह तुम्हें तलाक नहीं देगा। औलाद मर्द की तरफ से जंजीर होती है। मैं उसके बात से सहमत थी। मैंने उससे कहा कि बच्चा इतनी जल्दी कहाँ से आएगा, मैं तो प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। तो उसने कहा कि अगर एक रात तुम मेरे पति के साथ गुजार लो तो हो सकता है कि तुम्हारा काम हो जाए। मैं उसकी बात ही सुनकर चौंक गई थी। वह औरत क्रिश्चियन थी। उनके यहाँ रस्म और रिवाज दिन दुनिया कुछ मायने नहीं रखते थे। मेरा वीजा खत्म होने वाला था। इसके बाद तो यह साफ था कि मैं हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान लौट जाऊंगी और दानियाल सोफिया से शादी कर लेगा, जो मैं हरगिज नहीं चाहती थी। मैंने उससे बेअसर बहन समझकर पनाह दी, लेकिन क्या खबर थी कि वही बहन मेरी घर तबाह कर देगी। मेरा वीजा खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए थे। तभी मैंने ऑफिस में पति से मिलने के लिए चली गई और उससे मिन्नतें करने लगी कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना। इस सिलसिले में मैं कई बार दानियाल की बड़ी बहन नूरा से बात कर चुकी थी, मगर उसने मना कर दिया था कि पति की बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि वह मुझसे हलाला करना चाहता है। तलाक देकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन यहाँ पर देश में कौन मुझसे शादी करता और शरायत के मुताबिक मुझे अपने मर्जी से तलाक देता ताकि मैं दानियाल से शादी करती। दानियाल के जहन में उसका दोस्त आया जिसकी उम्र 55 साल थी। मैं उससे शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थी। पति की यह मर्जी थी कि वह शादी भी कर लेगा और मर्जी के मुताबिक तलाक भी दे देगा। 55 साल के आदमी के साथ एक रात गुजारना भी मुश्किल था, मगर मैं यह बात अपने पति को कैसे समझाती।
मजबूरी में मुझे 55 साल के बुड्ढे के साथ शादी करना पड़ा। वह बूढ़ा अजीबोगरीब शक्ल का था। बड़ी बड़ी मूछें, काला रंग और 7 फीट उसका कद था। उसे पहली नज़र में देखते ही लगता था कि जैसे वह कई हफ्सी हो। मुझे पलटी होने लगी। वह दानियाल और सोफिया घर में अकेले थे। यह सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी। बुढ़ा मुझे 3 माह बाद तलाक देता और फिर मैं दानियाल से शादी करती। यह बात मुझे हैरान कर रही थी। निकाह के बाद जब पहली रात बुढ़ा कमरे में आया तो रोना शुरू कर दिया कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है, अगर टाइम से दवा ना ली तो बहुत दर्द बढ़ जाएगा। यह दर्द मुझे बचपन से है। वह बुढ़ा मुझे पकड़कर खड़ा हो गया और मुझे गाड़ी के पास ले आया। मैं सुहाग रात के मामले को जानती थी, इसलिए मैं डॉक्टर से पहले ही बात कर चुकी थी। बुढ़ा पति मुझे डॉक्टर के पास ले आया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद मुझे एक पाउडर दिया और यह पाउडर मुझे अपने नाक में लगाना था। वह डॉक्टर कोई हकीम मालूम होता था। घर आकर ही मैंने वह पाउडर अपने नाक में लगा लिया। बुढ़ा पति समझ चुका था अब मुझसे जिस्मानी ताल्लुक नहीं बना सकता। तभी वह दूध पीने लगा और मैं डर रही थी, अगर कहीं इसको पता चल गया यह सब मैंने सुहाग रात न मनाने के लिए किया है तो यह मुझे कभी भी तलाक न देगा। मैं रोज ही यह काम करती रही। तब तक इसने मुझे कोई भी डिमांड नहीं की, मगर कुछ दिनों के बाद वह बुढ़ा कमरे में आ गया और कहने लगा कि मुझे अपना आज हक चाहिए। मैं किसी के काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, मेरे आते ही तुम तैयार रहना। इसकी बात और हुक्म को सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और जहन में कई प्लान सोचने लगी जिससे मैं उसे रोक सकती थी। मैंने फ़ौरन दानियाल को फ़ोन करके उसे सारी बातें बताई तो उसने कहा कि अब यह तुम्हें देखना है, और इसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अगर मैं इसका डिमांड पूरा ना करती तो वह मेरा वीज़ा कैंसिल करवा देता, क्योंकि बुढ़ा यही रहने वाला था। रात होते ही जब वह बुढ़ा मेरे कमरे में आया और मैं डर के मारे गिर गई, उसने मुझे नीचे से उठाया और मुझसे कहा कि तुम जानती हो कि यह शादी तुमने मुझसे सिर्फ और सिर्फ वीज़ा के लिए किया है, और 3 महीना पूरा होते ही तुम मुझे तलाक लेकर अपने पुराने आशिक के पास चली जाओगी। लेकिन अफसोस कि तुम्हारे पति ने मुझसे कोई तलाक की बात नहीं की। वो सोफिया से शादी कर चुका है। सोफिया और वहाँ कुछ दिनों बाद वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और तुम मेरे मर्जी के खिलाफ तलाक ले भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने हालात से समझौता कर लिया था और उसको अपना पति मान लिया था, लेकिन दिल के तौर पर अब भी मैं दानियाल के पास थी। दानियाल ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। हर बुढ़े के मरते ही मैं वापस पाकिस्तान जाऊंगी और दानियाल और सोफिया से बदला लूंगी। बुढ़ा मुझे कैद कर चुका था और न जाने उसके कितने अफेयर थे। जब इसका दिल मुझसे भर जाता तो मुझे मारता पीटता, और दानियाल मेरी बहन ने मुझे धोखा दिया था। मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर सकती। बुढ़े से शादी किए हुए 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन मेरे कैद की उम्र बढ़ती जा रही थी। इसी मुल्क की एजेंसी में मैंने कई बार शिकायत दर्ज कराई कि मेरा पति मुझे ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ है, कि उसने मेरा पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया है। तो बाद में मुझे पता चला कि बुढ़ा पहले ही वहाँ पर बता चुका है कि मेरी बीबी अगर यहाँ आए तो उसको कोई बात मत सुनना, क्योंकि वह पागल है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वह जाने क्या कर लेगी। उससे मेरी जाली सर्टिफिकेट बनवा रखी थी। दानियाल के एक झूठ ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, और जिस बहन ने मुझे धोखा दिया था वह और दानियाल पाकिस्तान में मौज कर रहे थे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।